स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो एक वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर्ड है, आप उसे देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1 of the type short answer type questions. Okay, so पहला क्वेश्चन है determine the maximum value of z। आपको z की maximum value बताना है। ठीक है, z क्या है जल्दी बताओ, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है। सो व्हाट इज z? z है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, और ये रहे आपके सामने कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस। ओके, सो रिस्ट्रिक्शंस कैसे होंगे? यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज में होंगे। सो जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो कौन कौन है? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 2, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कहते हैं। ये जो दो कॉन्स्टेंट्स आपको हर क्वेश्चंस में दिखेंगे जिसका नाम है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके, सो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें करना है मैक्सिमाइज, और हमारे पास है कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, चलो, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो होना चाहिए। क्या है वो? एक कॉपी, एक ग्राफ पेपर, राइट? आपको चाहिए स्केल एंड द पेंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लेके बैठे हो तो उनको भी लेकर आओ। चलो, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो कौन कौन है? पहला है 2x प्लस वाई, ओके, लेस देन इक्वल टू 6। आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को उठाएंगे और उनसे बात करेंगे। ओके, सो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, ये एक इनइक्वालिटी है। सबसे पहले आप इसे इक्वेशन में चेंज करते हो, तो जब आप इसे इक्वेशन बनाओगे तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सही बात है ना? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब क्या करोगे आप? अब आप जाओगे 9th क्लास में और x एंड y के पॉइंट्स निकालोगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ, यहां बनाएंगे हम टेबल। अब देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपने यहाँ वर्ड देखा होगा लीनियर, मतलब क्या? यहाँ पे जो भी आपको ग्राफ बनेगा, जो भी आपको लाइन मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। यहाँ कोई कर्व वगैरह आपको चीजें नहीं मिलेगी, ओनली स्ट्रेट लाइन से आपका सामना होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्केल बहुत जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ लिखोगे x y, आप दो पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे x को ले लिया 0। x अगर 0 लिया तो y कितना आ रहा है? 6 आ गया। ओके, अब y को 0 ले लो आप लोग। सो y को 0 अगर लोगे तो x कितना आएगा? x आएगा 3, क्योंकि 2 3s are 6 होता है। और एक बात और याद रखो, ये जो x एंड y होते हैं इन्हें आप डिसीजन वेरिएबल्स कहते हो, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो आपके यहाँ पे पॉइंट्स भी कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट निकाल लिया, इसके पॉइंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। दूसरा वाला कंस्ट्रेंट कौन है उसको लिख लो आप लोग। दूसरा कंस्ट्रेंट है आपके सामने x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप लोग? लेस देन इक्वल टू है तो इसे इक्वेशन में सबसे पहले लिखोगे। इक्वेशन क्या आएगा? x इक्वल टू 2। ओके, चलो ठीक है, और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका बहुत बड़ा मतलब है। क्या? इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर नंबर 12 है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा आपके ग्राफ पेपर में। आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट तक नहीं पहुंचना। तो जब आप अपना ग्राफ बनाओगे तो आप जूम करके इमेज बनाओगे कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x एंड y इज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। लो, मैंने आपको आंसर भी बता दिया अपने क्वेश्चन का।
और इनको ही आप डिसीजन वेरिएबल्स कहते हो। सो ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है दे कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो आप ग्राफ बनाओगे अपना वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। दैट्स इट। चलो सो ये आपका एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट्स को करो प्लॉट। तो पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट है 0,6, तो x है 0 y है 6, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? ये x है 0 y है 6 यानी कि कहीं यहां पर, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट आप ऐसे ऐसे देखना, बहुत ज्यादा खुश होके ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स मत बना लेना, ठीक है। तो दिस इज 0,6, आपने इसे प्लॉट कर दिया। फिर कौन है? 3,0, x है 3 y है 0, तो आ जाओ जरा यहाँ पे, x आपका 3 ये रहा और y है आपका 0। अब क्या करोगे आप? अब आप निकालोगे स्केल एंड द पेंसिल और एक सीधी लाइन बना दोगे जो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ, ड्रॉ करें अपन। सो आपका ये एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये बनाया आपने वेट, एकदम सीधी लाइन बनाओगे आप लोग, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो ये लाइन बन गई अपनी। ओके अब क्या करोगे आप? जैसे ही आपने ये लाइन बना दिया तो यहाँ पे ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? मैंने क्या कहा? इक्वेशन, इनइक्वालिटी नहीं। उस इक्वेशन को आप इस लाइन पे लिखोगे। तो वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x + y = 6। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x + y = 6 और यही के यही आप डिसाइड कर लो कि इसकी जो शेडिंग है, राइट, वो कहाँ होने वाली है। इस तरफ कौन है? ओरिजिन, और इस तरफ कौन है? ओरिजिन नहीं है। तो ये वाला रीजन कहलाता है टुवर्ड्स द ओरिजिन और ये क्या है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको सिर्फ यही दो सवाल अपने आप से पूछना है कि जो शेडिंग है टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो हम किससे पूछेंगे इसका जवाब? आप पूछोगे ओरिजिन से। कैसे? ओरिजिन का मतलब है 0,0। आप 0,0 को ले लो, इस इनइक्वालिटी में डाल के चेक कर लो, ठीक है। x एंड y के जगह पे 0 रखो तो आपको मिलेगा 0 < 6। अब जरा जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 0 6 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है, दिस इज ट्रू, है ना। 0 < 6, तो क्योंकि ये ट्रू है तो t से स्टार्ट होता है ट्रू एंड t से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स। तो जो शेडिंग आप करोगे वो करोगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन कहाँ है? इस वाले एरिया में। तो अब आप निकालोगे पेंसिल और यहाँ पे बहुत ज्यादा शेडिंग नहीं करना, अभी सिर्फ आप यहाँ पे लिख लो कि ऐसे ऐसे शेड करना है आपको, इस डायरेक्शन में शेड करना है। ये आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की और दूसरी इक्वेशन को करते हैं प्लॉट। सो दूसरी इनइक्वालिटी थी आपकी x < 2। इसको ग्राफ पे रखने के लिए हम बोलेंगे कि ये x बराबर है 2 से, तो x = 2 को आपको प्लॉट करना है। तो अपने ग्राफ पे आ जाओ आप लोग। तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। x = 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। अब x अगर 2 है तो y के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, जब उनने नहीं बोला तो हम क्यों टेंशन लें। तो आ जाओ यहाँ पे, x = 2 कैसी लाइन बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन तो बनना ही है क्योंकि चैप्टर का नाम लीनियर है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो y एक्सिस से पैरेलल होगी। तो फिर आ जाओ अपन स्ट्रेट लाइन बनाएं, आप अपनी स्केल के साथ ड्रॉ करो इसे। तो ये रहा x = 2, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब जैसे ही प्लॉट कर दिया इसको, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। अब आपको इस लाइन पे इस लाइन का नाम लिखना है। तो इस लाइन का नाम क्या है? इसका नाम है x = 2। अब आपके सामने जो समस्या है वो ये है कि शेडिंग कहाँ करना है। जो सेकंड थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए ग्राफ को प्लॉट करके वो ये है कि शेड कहाँ करें। सबसे पहले तो आप अपने इस लाइन को देखो, x = 2 को। इसने
इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो रीजन है वो ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है, और जो यहाँ से जो रीजन है, यहाँ से बात करूं तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन करनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है। तो इसका जवाब आपको देगी इनइक्वालिटी, ये रही। इस इनइक्वालिटी में आप डालो ओरिजिन को, दैट इज 0,0 मतलब 0, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? डेफिनेटली ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है सो टी से होता है ट्रू, सो टी से ही होता है टुवर्ड्स। तो शेडिंग कहाँ करोगे आप लोग? शेडिंग करोगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि आपने ओरिजिन के ही तो पॉइंट डाल के चेक किए हैं। सो टुवर्ड्स द ओरिजिन आप करोगे शेड, यानी कि निकाल लो अपना पेन, राइट। टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि इस डायरेक्शन में, यहां से ऐसा, ठीक। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब बात आती है कि इसमें फीजिबल रीजन कौन सा होगा। तो फीजिबल रीजन वो रीजन होगा जो दोनों कंस्ट्रेंट्स का कॉमन एरिया हो, ठीक है। दोनों के कंस्ट्रेंट जब शेडिंग करें तो वो जो हिस्सा है वो कॉमन हो और दोनों के दोनों में आ रहा हो। इस बात को आप याद रखो। अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो फीजिबल रीजन को समझने के लिए, तो आप दो कलर के पेन ले लीजिए, रफ वर्क में इसको प्लॉट करो। एक ऐसा एरिया जहां पे शेडिंग, वो ऐसा एरिया मिल रहा हो जहां पे दोनों कलर के पेन चल गए, ठीक है, दैट इज योर फीजिबल रीजन। अदरवाइज आप देखना सीखो इसको, ये यहां से आ रहा है, ओके, ये यहां से आ रहा है। सो ये वाला जो रीजन है ये इसमें तो आएगा नहीं, तो अगर ये वाला रीजन इसमें नहीं आएगा तो ये हिस्सा फीजिबल तो नहीं है, राइट। फिर आप आ जाओ इस वाले रीजन पे। अब इसकी लाइन यहां से आ रही है और इसकी तो यहां से स्टार्ट हुई है, तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन नहीं है इसके लिए, तो कॉमन नहीं है तो ये फीजिबल नहीं हो सकता। फिर बात करो ये वाले हिस्से की आप, ठीक है। तो यहां देख रहे हो कि इसकी शेडिंग स्टार्ट होती है यहां से, और कभी ना कभी इस वाली लाइन की शेडिंग भी इस पे ओवरलैप करेगी, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसको आप शेड कर दो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके ये समझ में आ गया कि जो फीजिबल रीजन है वो है आपका ये वाला रीजन। अब इसको हम नाम भी दे देते हैं, ओ ए, दिस इज बी, ओके, और ये हो गया सी। तो ओ ए बी एंड सी इज योर फीजिबल रीजन, ठीक है। तो फीजिबल रीजन क्या है? वो कॉमन एरिया जो दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करें, राइट। यहाँ पे ये हिस्सा फीजिबल नहीं था क्योंकि इस वाली लाइन की शेडिंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो आपको फीजिबल रीजन मिल गया, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। अब आप बात करो अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि आप तो बस हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दो z की। तो ठीक है, वो तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें फीजिबल रीजन पता हो, और फीजिबल रीजन के साथ साथ सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता हो। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं आपके फीजिबल रीजन के वर्टेक्स, ठीक है। आपको कोई ना कोई पॉलीगॉन मिलेगा यहाँ पे, ये एक बाउंडेड फीजिबल रीजन है, बंद है, ठीक। सो इसके जो भी वर्टेक्स हैं उन्हें आप कहते हो कॉर्नर पॉइंट्स। तो फिर आ जाओ, यहाँ पे एक टेबल बनता है, ओके। उस ग्राफ के नीचे आप एक टेबल बनाओगे जहां पर लिखोगे कॉर्नर पॉइंट, दो कॉलम बनेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट का कॉलम होगा और एक होगा, क्या बोला है उन्होंने, मैक्सिमम। तो आप लिखोगे मैक्स, मैक्स z इज इक्वल टू कितना, 11x प्लस 7y, ठीक। यहां पे अब इस टेबल को करना है कंप्लीट। सो हम एक एक करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। सो पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, साफ साफ आपको ग्राफ में देख के ये मिल रहा है 0,0। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2,0। तो यहाँ a को हम लिख रहे हैं 2,0, b को हम कैसे लिखें ये आप मुझे बताओगे, और c जो है वो कौन होगा, जल्दी बताओ। c है y एक्सिस पे, तो इसका नाम है 0,6, ओके। सो b वाला कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा? जल्दी से थोड़ा सा सोचो, विचार करो और मुझे जरा आंसर बताओ। तो आप कहोगे मैम ये जो b पॉइंट है ना, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हाँ, किन दो लाइंस के बीच में?
पहली लाइन है ये वाली जिसका नाम है 2x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 6। एक इस लाइन का ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, और दूसरी लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 2। ओके, तो क्या करेंगे अब हम, x इज इक्वल टू 2 को ये वाली लाइन भी सेटिस्फाई करेगी, इंटरसेक्टिंग है, उस पर लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 2 को आप वहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो दिस विल बी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज y की वैल्यू आ गई है 2। सो जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, दैट्स इट। ओके, सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए। अब उस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये रहा आपका टेबल जिससे आपको आंसर मिलेगा। सो 0,0, दिस इज 2,0, ओके, फिर था 2,2 और उसके बाद था 0,6। 4 पॉइंट्स से चेक कर लो एक बार, 1, 2, 3 एंड 4। यस, ठीक है। अब क्या करो, इन सब कॉर्नर पॉइंट्स को आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0, 0, दिस इज 0, यहाँ पे आप 2 रखो, सो 22, 2 and 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, सो 22 प्लस 14, इसका मतलब है 4 प्लस 2 कितना, 6, 2 प्लस 1 36, राइट। 0,6 ये 0 है, 0 रखो यहाँ पे और 6 यहाँ पे, सो दिस इज 42, ठीक है। 22 एंड 7 2 जा 14, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3। ओके, सो हमारे पास ये आ गए वैल्यूज। अब आपको चेक करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज होती हैं आपके क्वेश्चन में वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने इस क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, सो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी वैल्यू है 42। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो आप कह दोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिस इज 42 एट द पॉइंट 0,6, दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक है, क्लियर है सारे कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, इसे चल सकते हैं अपन आगे। तो फिर चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, यहाँ पे भी वही काम करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है उसको। उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, एक ही कंस्ट्रेंट है, राइट, और ये तो अपने नॉन नेगेटिव वाले हैं, इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आ जाओ डायरेक्टली सॉल्व करें इसे अपन। सबसे पहले क्या करोगे, इस कंस्ट्रेंट से बात करोगे, इसका नाम क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। इन इक्वालिटी को आप चेंज करोगे इक्वालिटी में, तो लेस देन इक्वल टू का साइन हटेगा और यहां पर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपको फाइंड करने हैं पॉइंट्स, तो क्या मिलेगा, ये रहा x, ये रहा y, फिर x को 0 ले लो। हमने क्या किया, x को 0 ले लिया, ठीक है, आप ले सकते हो ऐसे ही पॉइंट्स निकालना। x 0 ले लिया तो y कितना, 1। एक बार y को 0 ले लो तो x कितना, 1। पॉइंट्स को ऐसे ऐसे चेक करना, तो 0,1 एक कोऑर्डिनेट, 1,0 दूसरा कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ यही बना लें अपन। तो चलो फिर आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने स्केल एंड पेंसिल एंड ग्राफ पेपर निकाल लिया होगा, उसी पे ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, अगेन एक्स डैश, और ये हो गया y डैश। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बहुत बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें होते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसका मतलब है कि ग्राफ तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, तो उसी से बात करो ना आप लोग। ठीक है, चलो अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। आ जाओ, यहाँ पे ले लो 0, यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो 2, यहाँ ले लो 3, ऐसे ही ले लो, क्या जा रहा है। ठीक है, दिस इज 1 2 एंड 3। सो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,1, x है 0, y है 1, x है 0, y है 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है, x है 1, y है 0, x क्या है 1, ठीक, y 0 है, तो यही पे लाई करेगा x एक्सिस पे। अब आप निकालोगे स्केल और इन दोनों को कर दोगे जॉइन एक सीधी लाइन से। ठीक, तो यहां पे इसका नाम क्या है,
हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि इस लाइन पे आप इक्वेशन लिखते हो, इनइक्वालिटी नहीं लिखते, ये गलत नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, और कोई कंस्ट्रेंट थी क्या? नहीं, काम आपका हो चुका है। अब आपको बताना है कि फीजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। शेडिंग आपको टुवर्ड्स द ओरिजिन करना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है। ये टुवर्ड्स एंड अवे में कंफ्यूज तो नहीं होते ना आप लोग। सी, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे करोगे तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, इससे दूर करोगे सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ये पता करने के लिए आप ओरिजिन को लेते हो और अपनी इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हो। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, राइट। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ऐसा होता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ मैम, इसमें कोई शक नहीं है, दिस इज ट्रू, एंड ट्रू है तो टुवर्ड्स होगा, ठीक है। किसके टुवर्ड्स? जिस पॉइंट को डाला है, सो टुवर्ड्स द ओरिजिन। आप शेडिंग कहाँ करोगे? ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो आ जाओ जरा, अब एक ही तो लाइन है, कर दो आप शेड यहाँ पे। तो ये आ गया आपका फीजिबल रीजन। ओके, तो फीजिबल रीजन आपको मिल गया। फिर बात करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स की। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? फीजिबल रीजन के वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन कौन है यहाँ पे? एक ये और एक ये। ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स ले लो आप। कौन कौन है यहाँ पे? ये वाले का नाम क्या है? 0,0। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 0,1। इसका नाम 1,0। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आप एक टेबल बनाओगे जिसका नाम है कॉर्नर पॉइंट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कॉर्नर पॉइंट, पूरा लिखेंगे आप लोग, ठीक। यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का? मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पे लिखोगे मैक्स। मिनिमम होता तो MIN लिखते, ठीक है। सो मैक्सिमम Z इज इक्वल टू है कितना? 3x प्लस 4y। क्या करोगे अब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो 0,0, 0,1, 1,0 यहाँ डालो और जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ तो 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा है 4। ओके, सो आंसर आ गया। आप क्या करोगे इसमें? खत्म क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, आपने कॉर्नर पॉइंट को डाला, आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने मैक्सिमाइज कर दिया। सो आप कहोगे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4 और वो आपको मिला है एट द पॉइंट 0,1। दैट्स इट, राइट। क्लियर है ये चीज? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y। कौन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो मैक्सिमाइज द फंक्शन z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ऐसा दिया इनने, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे? कॉन्स्टेंट्स को देखो, पॉइंट से ही नहीं निकलना, सब कुछ आपके सामने, बस प्लॉट कर दो और आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। सो पहला है x लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू 3 को आप प्लॉट करोगे। फिर दूसरा कौन है? दूसरा है आपका y लेस देन इक्वल टू 2, जिसका मतलब है y इक्वल टू 2। और इनको तो आप जानते हो, ये कौन है? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इसका क्या मतलब कि LPP के जो क्वेश्चंस होंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, शॉर्ट में LPP बोल सकते हो आप इसे। तो इसके जो भी डायग्राम बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और आप कभी भी x एंड y को नेगेटिव नहीं ले सकते। ओके, चलो अब प्लॉट करते हैं इसको अपन। सो ये रहा ग्राफ एंड आई होप आपके हाथ में पेंसिल एंड स्केल एंड ग्राफ पेपर होगा, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज O मतलब ओरिजिन, ठीक। इसका नाम दे दो 1, 2, ये 3 और ये रहा 4, ठीक है। और ये आपकी x एक्सेस, ये सब लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश, इसका नाम है y, राइट। यहाँ पे भी नाम दे दो 1, 2, 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। चलो ये आपका काम हो गया यहाँ पे
1 2 एंड 3 4 डन। अब क्या करोगे, प्लॉट करो x इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 मतलब ये वाली लाइन, क्या निकालोगे आप, स्केल, स्केल निकालो और सीधी लाइन खींच दो यहाँ पे, ठीक है, और ये सीधी लाइन बनाई है मैंने, राइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 कहाँ है, ये रहा, ड्रॉ कीजिए आप सीधी लाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x इक्वल टू 3 और इसका नाम है y इज इक्वल टू 2। अब सवाल ये उठता है कि मैम शेडिंग कहाँ करनी है, तो ठीक है, ये वाली जो लाइन थी x इक्वल टू 3, पहले इसकी समस्या को दूर करते हैं। ओरिजिन की तरफ शेड होगा या ओरिजिन से दूर की तरफ शेड होगा, कौन बताएगा, ओरिजिन बताएगा। कैसे, वो बोलेगा कि 0,0 को इस इनइक्वालिटी में रखो, तो आपको मिल रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये चीज ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। सो क्योंकि ये ट्रू है, T से ट्रू एंड T से टूवर्ड्स, तो शेडिंग कहाँ, टूवर्ड्स द वो पॉइंट जो आपने डाल के चेक किया है, और वो पॉइंट कौन है, ओरिजिन। सो इसकी शेडिंग होगी इधर, ठीक है, किधर, इस तरफ, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ले लो आप। नेक्स्ट आपकी जो लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 2, तो इधर भी आपको यही डाउट है, यहां शेड करें या यहां करें, ये वाला रीजन है टुवर्ड्स, ये वाला रीजन है अवे, तो ओरिजिन से पूछते हैं, यहां रखते हैं वैल्यू को अपन, तो आपको मिल रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, T फॉर ट्रू एंड T फॉर टुवर्ड्स। तो शेडिंग करोगे किधर, समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए, तो इसकी शेडिंग आप करोगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो डिसाइड कर लिया शेडिंग कहाँ करनी है। अब सवाल ये आता है कि फीजिबल रीजन क्या है, तो फीजिबल रीजन क्या होता है, फीजिबल रीजन वो एरिया होता है जो कॉमन हो, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें, इस वाली लाइन की जो आपने शेड किया है वो आपने किया है इस तरफ से, ठीक है, तो कभी ये वाला रीजन तो फीजिबल नहीं होगा, सिमिलरली ये वाला रीजन भी कभी फीजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करो, इस वाली लाइन की शेडिंग आपने यहां से की है ना, इधर से, तो ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला एरिया तो फीजिबल नहीं है। सो और आप एकदम नीचे तो जाओगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं बस इतने इतने में लिमिटेड रहो, नीचे या उधर नहीं जाना है। तो कुल मिला के जो फीजिबल एरिया आपके सामने आता है उसका नाम है ये, ठीक है, ये आपका फीजिबल रीजन आ गया। फीजिबल रीजन मिलने के बाद तो यहां लिख दो आप लोग कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0,0, इसका कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,2, राइट। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी कॉर्नर पॉइंट है ना, जितने भी वर्टेक्स होंगे वो आपके कॉर्नर पॉइंट होगा, तो इसका क्या है कोऑर्डिनेट 3,0। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे, x तो 3 है ना, इस वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, x तो 3 है और y कितना है यहाँ पे 2, सो 3,2। ये आपने इस ग्राफ के सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी और कितनी होगी, है ना, कितनी होगी यही पूछा है इन लोगों ने। तो फिर ठीक है, यहाँ पे आप एक टेबल बनाओगे, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है कॉर्नर पॉइंट टेबल, ओके। सो यहाँ से इधर ही बना लेते हैं अपन लोग। सो दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज, और इसका नाम क्या है 11x प्लस 7y, ठीक। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो दिस इज 0,0, फिर है 0,2 एंड देन 3,2 और उसके बाद है 3,0। सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे और वैल्यू बताओ कितना आएगा, x एंड y 0 है, फिर x 0 है, y कितना है 2 एंड 7 2 ज़ा 14, ओके। x आप 3 रखिए, सो 33 प्लस 7 2 ज़ा 14, तो कितना आएगा 4 3 7, 3 प्लस 1 4, 47।
फिर 3,0 को सब्स्टिट्यूट कीजिए 33। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू है 47। किस पॉइंट पे आई? 3,2 पे। दैट्स इट। ठीक है, तो वही लॉजिक है, क्वेश्चन सामने रखा है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशंस बना के प्लॉट करो, फिजिबल रीजन को डिकोड करो, कौन सा फिजिबल रीजन होगा, और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करके अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, और जो जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड है, मैक्सिमाइज तो मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमाइज तो मिनिमम बता दो। दैट्स इट। ओके, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यहां करना है आपको मिनिमाइज z इज इक्वल टू 13x माइनस 15y। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिमाइज करना, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 13x माइनस 15y। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स कौन है? एक ये वाली, और ये दोनों कौन है? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या शो करते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होंगे, एंड सेकेंडली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका ग्राफ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम किससे बात करेंगे? हम कॉन्स्ट्रेंट से बात करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज को ले लेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, राइट? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में लिखो आप, तो ये क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, यहां पे आप प्लॉट कर लीजिए। सो दिस इज x, दिस इज y। x को ले लो 0 तो y है 7, y को ले लो 0 तो x है 7। इसमें कोई समस्या नहीं है ना? पॉइंट्स निकाल लोगे आप लोग। एक बार 0 0 तो फिक्स रखो, एक बार x को 0 लेना ही है और एक बार y को 0 ले ही लो। ठीक है, तो x हमने 0 लिया तो y 7 आ गया, राइट? फिर y को 0 ले लो तो x 7 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरी वाली कंस्ट्रेंट क्या है? दूसरी कंस्ट्रेंट है 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस 6 है, और हमको आदत क्या है कि कांस्टेंट आप इधर साइड देखो, है ना? तो दोनों साइड माइनस 6 कर दो। ठीक है, दोनों साइड माइनस 6 कर दीजिए। सो दिस विल बी 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। क्लियर है ये बात? आप ऐसा कर सकते हैं ना? आपने दोनों साइड माइनस 6 किया तो ये वाला 6 चला गया, जाने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 6। बोथ साइड आपने माइनस 6 सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया, जो भी किया, माइनस 6 किया। ओके, चलो अब क्या करेंगे? इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे। सो इट विल बी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। दिस इज x, y। ठीक है, x को ले लो 0, x को ले लिया 0, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो आपको y कितना मिलेगा? y मिल जाएगा 2। ठीक, y कितना मिल गया आपको? 2 मिल गया। उसके बाद अगर हमने y को 0 ले लिया तो आपको x नेगेटिव में मिलेगा, जो अपन को नहीं चाहिए। सो अब आप y कुछ और ले लो, जैसे कि y ले लो आप 2। सो 3 2 is 6, माइनस 6 वहां जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे या तो फिर 3 ले लो। 3 लोगे तो 0.5 में आएगा। चलो एक काम करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने y को लिया 3, सो दिस विल बी माइनस 9। माइनस 9 वहां जाएगा तो प्लस 9, प्लस 9 माइनस 6 प्लस 3, प्लस 3/2 आपका x आएगा। ठीक है, सो आपने x फाइंड आउट कर लिया। सो x कितना आ गया? 3/2 मतलब 1.5। ओके, तो काम हो गया आपका, बिल्कुल हो गया। अब आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो चलो फिर 3/2, ठीक है, 1.5। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। ये रहा ग्राफ, क्योंकि पॉइंट्स बहुत छोटे थे तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट है दैट इज 0,7। ऐसे ऐसे जाते हैं अपन। ठीक है, 0,7, x है 0, y है 7, तो x है 0, y है 7, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका x 7 है, y 0 है। x 7 ये रहा, y 0 ऑफ कोर्स x एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब आप क्या करोगे? स्केल एंड पेंसिल के साथ
एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। ऑलवेज रिमेंबर लाइन सीधी होनी चाहिए, राइट? आपके पास क्या है? आपके पास स्केल है। तो चलो फिर ड्रॉ करें हम। यहाँ पे थी अपनी ये वाली लाइन, ठीक है, इसको ले लो। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक? और ये मान लो आपका ड्रॉ हो गया। 7 ये ले लो, ठीक है। चलो, तो ये आपने लाइन को कर दिया है प्लॉट। अब इस लाइन का नाम भी लिख देना। नाम क्या है इसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। याद रखो, इक्वल टू 7 वाला इक्वेशन ही लिखते हो लाइन पे, इनइक्वालिटी नहीं लिखते। सो दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब सवाल ये उठता है कि शेडिंग ओरिजिन की तरफ करें, देखो यहाँ ओरिजिन है, या फिर ओरिजिन से दूर करें। तो क्या करोगे? ओरिजिन को ले लोगे आप, इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये रहा आपका इनइक्वालिटी, x एंड y मतलब 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 7। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो क्योंकि ये ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन करोगे आप शेडिंग। सो इसका जो शेड होगा, राइट, जहां आप कलर करने वाले हो, कलर मतलब समझ जाओ, है ना, स्केच, शेड, तो कहां करोगे? इस डायरेक्शन में, यहां पे ओरिजिन की तरफ, ठीक है। आपको इधर आना है, राइट। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है आपके? दूसरे पॉइंट्स क्या है उनको भी चेक कर लो। दूसरे पॉइंट से x अगर 0 है तो y 2 आया है, ठीक है। x 0 है तो y आपका 2 है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है x अगर 1.5 है तो y आपका 3 है। x अगर 1.5 है, x अगर 1.5 है तो y आपका 3 है। ये मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपको एक लाइन और मिल जाएगी, ठीक है। सो ये रहा आपका दूसरी इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर हो गया ये बात? ओके, तो आपने फिगर फाइंड आउट कर लिया है। अब बारी आती है किसकी? इसकी शेडिंग की। तो ये जो लाइन थी आपकी, ये जो लाइन है, इसकी शेडिंग कहाँ होगी? ओरिजिन की तरफ। देखो यहाँ ओरिजिन है, या फिर ओरिजिन से दूर यहाँ पे, है ना। ये डाउट उठ सकता है अपने दिमाग में कि शेड यहाँ करें कि यहाँ करें। तो यहाँ पे कौन है? ये रहा ओरिजिन। तो ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप लोग। ओरिजिन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, इधर ही रख लेते हैं अपन। सो 0 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। अगर ट्रू है तो शेडिंग कहाँ होगी? टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। सो आपका ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पर। तो शेड कहाँ करोगे आप? शेड करोगे इसको इस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और इसकी शेडिंग आपने यहाँ करी है, तो ये आपका इधर से आ रहा है। तो क्या आपको फीजिबल रीजन दिख गया? बिल्कुल। और ये तो बाउंडेड होगा यहाँ से, क्यों? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नेगेटिव साइड आप जाओगे नहीं, तो यहीं से आप टर्न हो जाओगे। और नीचे आप जाओगे नहीं क्योंकि नीचे नेगेटिव है, y एक्सिस, तो y पॉजिटिव था लेकिन, तो आपको यहाँ से भी ऊपर टर्न हो जाना है। सो आपको जो फीजिबल रीजन मिल रहा है वो एक ये वाला फिगर है, ठीक है। इसके वर्टेक्स अपन लिख लेते हैं। सो एक वर्टेक्स है ये, इसका नाम है A, ओके। इसका नाम B ले दो, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। इसका नाम C ले लो, ठीक है, और इसका नाम है D। तो आपको कुछ इस तरीके का पॉलीगॉन मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, ट्राइंगल तो नहीं है ये। सो OA, ओके, ADOB, ठीक है, ये आपका फीजिबल रीजन आ गया। नेक्स्ट स्टेप होती है फीजिबल रीजन के कोऑर्डिनेट्स लिखने की। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है? ये तो 0,0 है, नो डाउट। ये कौन है? इसका नाम है 0,2, नो प्रॉब्लम। इसका नाम है 7,0। इसका नाम आप बता दो। ऐसा क्यों मैम? इजी वाला आपने किया, चलो ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x एंड y तक पहुंच जाओगे। इस इक्वेशन का नाम क्या था? 2x - 3y। इसका नाम है 2x - 3y इज इक्वल टू
-6, ठीक है, दिस इज -6। अब आपके पास ये जो ए पॉइंट है ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन द लाइंस 2x - 3y इज इक्वल टू -6 और दूसरी लाइन है आपकी x + y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स एंड सॉल्व करेंगे आप लोग विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो ये रहा 2x - 3y इज इक्वल टू -6। दूसरी इक्वेशन ये रही, तो किसको गायब करना चाहते हो, y को, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके फिर वहां लिख रहे हैं। ओके, सो इट विल बी 3x + 3y इज इक्वल टू 21। 10th क्लास याद आया क्या? चलो एलिमिनेशन है ना, 3rd चैप्टर। तो यहाँ पे आपने 3 से कर दिया मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन में, सो आपको 3x + 3y इज इक्वल टू 21 मिल गया। साफ साफ देख सकते हो कि ये y जा रहा है, तो बहुत अच्छे से जाने दो उसे। 3x + 2x कितना, 5x, और 21 - 6 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लो 21, ये रहा 6, ये 11, तो दिस विल बी 15, है ना। तो x की वैल्यू आ रही है 3। x आपको 3 मिल गया, तो y कितना मिलेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो x 3, तो y आ जाएगा 4। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज 3, 4, ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला क्या था, क्वेश्चन तो बहुत आपसे मांग रहा था कि मिनिमम वैल्यू बता दो, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है, लेकिन उतना ही बताने के लिए हमें ये सब कुछ करना जरूरी है, तभी बता पाएंगे, ठीक है। अब आप बना लीजिए टेबल। कौन सा टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आप पूरा लिखोगे। आपका टारगेट है मिनिमम, मिनिमाइज एंड z। z कौन है, z है आपका 13x - 15y, ठीक। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन है, लिखो जल्दी से। कॉर्नर पॉइंट 0, 0, 0, 2, सो यहाँ लिख लो 0, 0, दिस इज 0, 2, उसका नाम था 3, 4, है ना, ए का नाम 3, 4 और उसका क्या नाम है 7, 0। चलो तो यहाँ लिख दो आप लोग 7, 0। 4 ही आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे, इन सबको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। सबसे छोटी वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, सो दिस इज 0। अब सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक कॉर्नर पॉइंट 0 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो आंसर 0 हो, नहीं, नेगेटिव का साइन है ना, तो हो सकता है 0 से भी कोई छोटी वैल्यू मिल जाए, ठीक। चलो, सो 0, 2, x तो आपका 0 हो गया, y आपका 2 है, 15 2 30, आगे लगा है माइनस तो आपने भी लगा दिया, ठीक है। 39 माइनस 4 5 20 60, ठीक है। 39 - 60 मतलब ये कितना 60 और ये रहा 39, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 और 5 में से 3 गया 21, -21, ओके। 7, 0, 13 × 7 कितना होगा, 7 3 21, 7 7 8 9 91। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इस क्वेश्चन की, तो सबसे छोटी वैल्यू देखो ये तो कभी नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। -21 या -30, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा -30। सो मिनिमम वैल्यू जो इस क्वेश्चन की है दिस इज -30 एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हो बहुत अच्छे से। आगे चल सकते हैं क्या अपन, यहाँ से सॉल्व किया, पॉइंट्स फाइंड आउट किए, ग्राफ पे प्लॉट किया, फिजिबल रीजन को डिकोड किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपने 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। क्लियर है ये चीज? तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या बोला है आपसे, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए z की इफ द फीजिबल रीजन मतलब आपका ये शेडेड वाला रीजन, ओके, फॉर अ एलपीपी इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आपके सामने ग्राफ बना है, फीजिबल रीजन की शेडिंग करी है इन लोगों ने, आपको तो बस मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो कैसे बताओगे, आप कहोगे मैम इसमें है ही क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, यहां हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या है वो 3x + 4y, ठीक है।
आपका क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स एंड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लेकिन समस्या तो यहाँ खड़ी होती है कि यहाँ पे तो कोई कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख ही नहीं रहे, और इस ग्राफ में हम कैसे समझ जाएं कि ये कौन सा पॉइंट है। यहाँ तो इन्हें नंबरिंग भी नहीं करी, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप खुद से इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करोगे, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। कैसे, देखो ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है x + 2y = 76, है ना। इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y = 76। यहाँ पर आप बनाओगे वही बॉक्स, ठीक है, ये रहा x, ये रहा y, पॉइंट्स निकालो, तो y आप रख लो 0, तो x आ रहा है 76, x को आप रख लीजिए 0, तो y कितना आएगा, 2 3 6 1 6, 2 8 16। ये आपके सामने कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। एक कोऑर्डिनेट है 76,0, यहाँ पे जो होगा वो उसका नाम है 76,0, ठीक। दूसरा कौन है, 0,38, तो इसे आप यहाँ लिख लीजिए 0,38। अब आपको ये चाहिए, मैम ये क्यों लिखा आपने, अरे ऐसे खुशी खुशी में लिख दिया, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं था, लेकिन आपको बताने के लिए कि आपने कैसे वर्टेक्स को फाइंड आउट किया है, कैसे कोऑर्डिनेट्स को निकाला है, ठीक है। सो आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आप सिर्फ उनसे ही बात करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं उनको ही लिख देती हूँ, इसे हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला काम खत्म। फिर बात आती है इसका, तो आप लोग मुझे बताओ इस O में क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, 0,0, ठीक है। चलो फिर इस A का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो मुझे, कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे मैम इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपकी 2x + y = 104, 2x + y = 104। यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y, आप ले लीजिए y को 0, तो x कितना आएगा, x आएगा आपका 2 5 10, 2 2 4। इसके बाद आप क्या करो, आप x को 0 ले लो, तो y कितना, 104। तो हमारे पास इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे है ना, तो 52,0 होगा, सही बात है। सो A का कोऑर्डिनेट है 52,0, क्लियर है ये चीज। अब E का तो आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रही, बताओ E का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कैसे करना है इसको, E के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे आप लोगों को। आप कहोगे मैम सबसे पहले ये देख लो कौन सी दो इक्वेशंस हैं, उनको आप सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, सिंस E इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट, इक्वेशंस को ले लो, सॉल्व कर दो। सो इक्वेशन क्या है आप लोगों की, x + 2y = 76, और दूसरी वाली है 2x + y = 104, ठीक। अब एलिमिनेशन जाओ 10th क्लास में लगा कर आओ और मुझे बताओ x एंड y कितना आ रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो आपको मिल रहा है x + 2y = 76, और ये मिल रहा है 4x + 2y = 2 4 8, 0 2 1 2, ठीक। अब कर दीजिए आप इसे सब्ट्रैक्ट, ये चला गया यहाँ से, यहाँ मिला -3x, ये कितना, अब 208 में से 76 को माइनस करो, जल्दी से मुझे भी बता दो। दिस विल बी 2, ये 10, ये रहा 3, 132। सो ये कुछ 132 आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव नेगेटिव से चला गया, ये तो एलिमिनेशन है। इसे खाने की जरूरत है क्या मुझको, कि कर लोगे, एक बार बता दूं, चलो ठीक है, तो वो ही बताई तो रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को 132 से डिवाइड कर दो, सो इट विल बी 3 4 12, राइट, 3 4 12, फिर 1 2 अगेन 3 4 12, तो x आ रहा है 44, राइट। y कैसे निकालोगे, बताओ बताओ। कुछ नहीं करना मैम, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो ना, आपको y मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो किस में रखें अपन इसमें रख देते हैं, राइट। सो हमारे पास है x + 2y = 76, तो x कितना 44 + 2y = 76,
तो 2y इज इक्वल टू 76 माइनस 44, इसका मतलब 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, y को रखा अकेला, 2 को किया डिवाइड, सो दिस विल बी 2 1 जा 2, 1 2, 2 6 जा 12। तो आपके सामने x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्या किसी को कोई भी दिक्कत, कोई दुख इस क्वेश्चन में? हाँ, नहीं? तो बताओ आप क्या करेंगे। अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स मैम हमारे सामने हैं, हम इसमें वैल्यूज को डालते जाएंगे और सबसे बड़ी वैल्यू बोल देंगे कि वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके जी, तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 0,0, फिर 0,38, फिर कौन 44,16 एंड देन 52,0। अब ये कैलकुलेशन तो आप लोग मुझे बताओगे, मैं पहला वाला बता रही हूँ। मैंने यहाँ x एंड y पे 0 रखा, सबसे डिफिकल्ट वाला मैंने बता दिया, इसका आंसर आया 0। आगे वाले आप बताओ कितना कितना आ रहा है। x आपका 0 हो गया, यहाँ पे 4 है, करो मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 13 14 15, 152। अब ये 3 इंटू 44, चलो मैं लिख देती हूँ, है ना। सो 3 इंटू 44 प्लस 4 इंटू 16 आपके सामने आ रहा है 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 132, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, यानी कि कितना ये आ रहा है 4 2 6, 6 3 9, 196। तो इसको रखने पे मुझे 196 मिल रहा है। आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक। फिर 52,0 है, सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से और देखो कितना आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन है इस क्वेश्चन में? बताओ, यही तो पूछा है। तो मैम साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है 196 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, चल सकते हैं अपन आगे। इजी था ना। तो ये कॉर्नर पॉइंट निकालना भी सीख गए, एक नई चीज आपको यहां से ये मिल गई, दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। feasible region shaded for a LPP is shown here, maximize। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसने कहा देखो आपको तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको शेडेड रीजन और साथ ही साथ कॉर्नर पॉइंट भी बता दिया है, आप तो बस हमें मैक्सिमम वैल्यू बोल दो। तो ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। सो हमारे जो इस क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट्स हैं दे आर कितने कितने, इसका क्या नाम है? इसका नाम है 0,0, रख दो 0,0। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है मैक्सिमाइज करना, किसको? z को। तो कितना है ये? 5x प्लस 7y। ओके, सो नेक्स्ट दूसरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? 0,2, क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? 3,4, फिर 7,0। ठीक, 1 2 3 4, 0,0, 0,2, 3,4, 7,0, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट कीजिए इन वैल्यूज को तो आपको मिलेगा 0, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। मतलब आपको कितना? 29, 30, 9 10 11 12 13 या 3, एक यहाँ पे 2 3 4, 43। कैलकुलेट करते रहा करो, ठीक है। फिर यहाँ क्या मिल रहा है? 7 5 जा 35। क्या चाहिए था आपको? आपको चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन का। बहुत डिफिकल्ट है क्या? इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देखे, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। आपको इसमें शेडेड रीजन दिया था, कॉर्नर पॉइंट्स आपके सामने थे, बस आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना था, कैलकुलेट करना था और अपने आंसर तक आपको पहुंचना था। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 43 मैक्सिमम वैल्यू, राइट। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फीजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी। अगेन हमारे सामने फीजिबल रीजन है,
इस बार हम आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं z की, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि प्लॉट करके दिया है। अभी तो क्वेश्चंस आएंगे जब आपको खुद ही फॉर्मुलेट करना होगा, खुद ही कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होंगे, खुद ही प्लॉट करना होगा, खुद ही डिसाइड करना होगा। सो टिल देन आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने फीजिबल रीजन, ये रही उसकी दो इक्वेशंस। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कैसे करोगे, कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से। दिख रहे हैं क्या कॉर्नर पॉइंट, डायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें नहीं दिया तो कोई समस्या नहीं है, नहीं दिया तो हम तो है ना, हम फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहली बात, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक, ये 3 है कॉर्नर पॉइंट, सही बात है ना, वर्टेक्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसका नाम मैं ए दे रही हूं, इसको मैं बी बोल देती हूं और इसे सी। सबसे पहले आप ए को देखो, वो जो ए वाला पॉइंट है वो किस लाइन के वजह से आया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस लाइन को ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहां से आप खुद पॉइंट्स को निकालो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली निकालते थे। कैसे, यहाँ x रखो, यहाँ y रखो, x को 0, y 5, y को 0, x 5। तो जल्दी से जरा मुझे ये बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, x 0 है, y पे रखा है ये, इसका मतलब a का नाम तो 0,5 रहा होगा। सही बात है क्या, ठीक है। चलो, बाकी इससे कुछ मतलब है हमें 5,0 से नहीं है, क्योंकि आपका जो फीजिबल रीजन है यही खत्म हो गया है ना। तो आप सिर्फ इतने में खुश हो जाओगे, यहाँ पे a 0,5 लिख दोगे, राइट। फिर देखो दूसरा b पॉइंट, b के वर्टेक्स हमें कैसे मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो b का वर्टेक्स है ना, किस लाइन के वजह से बना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये है वो लाइन और जिसपे है आपका ये b वाला पॉइंट। तो आप इस लाइन के निकालोगे वर्टेक्स, सेम मेथड जैसे आप पहले निकालते थे। दिस इज xy, है ना। प्लॉट करने के लिए जब आप पॉइंट्स फाइंड आउट करते हो तो यही तो मेथड लगाते हो ना, तो वो ही कर रहे हैं अपन। तो यहाँ क्या लिखोगे, y0 x9, x को 0 लो तो y3। सो आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ना x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, y कितना है 3, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ होगा, ठीक। तो b का नाम क्या है, b का नाम है 0,3। 9,0 क्यों नहीं है, क्योंकि 9,0 तो ये है ना, ये वाला है ना। क्यों, क्योंकि x है 9 पे, y 0 है। यहाँ पर आप दिख रहे हो y एक्सिस पे पॉइंट है, तो x वाला 0 होगा, y वाला कोई पॉइंट होगा, दैट्स इट। c वाला पॉइंट कैसे निकालना है, फिर हम जाएंगे c पॉइंट। आप देख सकते हो कि ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपकी किसी दो लाइन पे, तो जिस भी दो लाइन पे c इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कहता है, एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक। किसी एक को करना है गायब, किसको कर दो, जिसके कोएफिशिएंट सेम है। तो x को उड़ा दो आप लोग, ठीक है, माइनस किया, ये चला गया, यहाँ कितना, यहाँ मिला -2y, यहाँ पे -4, ठीक है, -4, नेगेटिव नेगेटिव चले गए तो y आता है आपका 2, y मिल गया तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड आपको x मिल जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ रख देती हूँ मैं पहली वाली इक्वेशन में। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 3। तो 3,2 इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द गिवन फीजिबल रीजन। कोई समस्या, कोई दुख है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो फिर चलो आगे। तो हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, अब आपको तो चाहिए था मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तब बता पाओगे ना जब सारे कॉर्नर पॉइंट्स को डालोगे। कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो फिर आ जाओ, यहाँ बनाओगे आप टेबल कॉर्नर पॉइंट का, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव। मिनिमम z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y, ओके जी। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट्स कौन कौन है, पॉइंट है आपके 0,3, फिर 0,5, यहां लिख लो आप लोग 0,5, फिर है आपका पॉइंट 3,2। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज को, तो 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा कितना 35, 11 3 ज़ा 33, 7 2 ज़ा 14,
4 3 होता है 7, 3 1 होता है 4। सबसे छोटी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन को, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 21। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है 21। दैट्स इट। तो ये वाला टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि फीजिबल रीजन दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं हम खुश कर रहे हैं और कॉर्नर पॉइंट हमने आपको नहीं दिया। तो कॉर्नर पॉइंट आपको खुद कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, थोड़ा खुश कर देते हैं, कॉर्नर पॉइंट आपको दे देते हैं, फिर डायरेक्टली आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है। सो दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने यहाँ होते हैं खत्म। क्वेश्चन 7 डन। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, वो आपसे कह रहा है कि रिफर करो एक्सरसाइज 7 अबव। क्वेश्चन नंबर 7 को रिफर करो और उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? यही, ठीक। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे? रिफर करोगे। कैसे रिफर करोगे? देखो अभी आपने सॉल्व किया था ना उस क्वेश्चन को, तो क्या उसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी? आप बता दो। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। वहां उनने मिनिमम पूछा था, यहाँ आपसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 47 है। सेम क्वेश्चन था, सेम लॉजिक था, सेम ग्राफ था, बस चेंज कर दिया है इस बार। क्या? पहले मिनिमम पूछा था, इस बार मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इज 47 जो आपको 3,2 पे मिल रहा है। दैट्स इट। ओके, तो ये क्वेश्चन खत्म होता है आप लोगों का। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, द फीजिबल रीजन फॉर एलपीपी, ये रहा आपका फीजिबल रीजन। इवैल्यूएट z इज इक्वल टू 4x प्लस y at each of the corner points of this region. Find the minimum value of z if it exists. तो देखो सुनो, क्वेश्चन को देखा, ग्राफ को देखा, फीजिबल रीजन कैसा है? बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? दिस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, बताओ जरा। बाउंडेड क्या होता है? एक ऐसा फीजिबल रीजन जो हर जगह से बंद हो। अनबाउंडेड जो बंद ना हो, ओपन हो, ठीक। सो क्योंकि ये ओपन है, देखो यहाँ से कहीं से भी ये बंद नहीं है, तो ये आपका फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है। और अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के केस में या तो आपको आंसर मिलता है या तो नहीं मिलता। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में, राइट। तो जब नहीं मिलता तब क्या होता है, जब मिलता है तब क्या होता है, सब आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो। तो देखो, ऑल्दो आपका क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला है, लेकिन एक बात मैंने आपको और बताई थी, जैसे आप बाउंडेड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, वैसे ही अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। सेम स्टेप रहती है, आप कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे, आप चेक करोगे मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये 3 स्टेप आप फॉलो करते ही हो, ठीक है। तो अनबाउंडेड में भी आप वही काम करोगे, आप यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे, फिर इन्हें मिनिमम बोला है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो बता दोगे, ठीक है। और उसके बाद आखिरी स्टेप होती है यहाँ पे वेरीफाई करना कि हमने जो मिनिमम वैल्यू बताई, सपोज ये वाली हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है, ठीक है, तो हमने जो मिनिमम वैल्यू बताई है क्या वो सच में छोटी है, ठीक है, क्योंकि अनबाउंडेड है ना। हो सकता है यहाँ पे कोई और ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जहाँ पे आपको इससे भी ज्यादा छोटी वैल्यू मिल जाए, तो ये कैसे पता करोगे आप? तो आप इसी शक में रहते हो और उसी को लेकर आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आप यही कहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, जैसे कि 4x प्लस वाई क्वेश्चन है मिनिमम वाला, तो हो सकता है इस वाले स्मॉलेस्ट से भी कोई छोटा हो, और फिर इस वाले कंस्ट्रेंट को लेके करते हो प्लॉट डॉटेड लाइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू का कोई साइन नहीं है इसीलिए। ओके, सो आप उसे प्लॉट करोगे। अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस लाइन को प्लॉट करने पे आपको कोई भी रीजन, कोई भी पॉइंट कॉमन ना मिले, नो कॉमन पॉइंट मिले, तो आप खुश हो जाओगे और कहोगे कि जो भी हमारा स्मॉलेस्ट रीजन आया था, स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी, वो ही सबसे छोटी है। और अगर इसको प्लॉट करने पे, शेड करने पे इस वाले फीजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन एरिया मिल जाता है, तब आप कह दोगे कि इसका तो आंसर ही पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। तो पूरी कहानी याद आ गई। चलो अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे इसका पॉइंट निकालोगे, कॉर्नर पॉइंट,
देन दिस वन एंड दिस वन। तो इन लोगों को सबसे पहले करना है आपको फाइंड। अब ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। देखो ये इक्वेशन है, इसका कॉर्नर पॉइंट नाम ले लो A है, ये B है और ये आपका C है। तो जो A वाला कॉर्नर पॉइंट है उसे कैसे निकालोगे? तो उसे आप सबसे पहले देखोगे और ये बोलोगे कि ये A जो है ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आप पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है। x आपका 0 है, y आपका 3 है, y आपका 0 है, x आपका 3 है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस इक्वेशन के पॉइंट्स को फाइंड आउट किया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस में कौन 0? x 0। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर आ जाएगा 0,3, ठीक है। सो A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आप लोगों को, खुश हो गए। फिर क्या करोगे? फिर B पे जाओगे। सो B वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? B आप देख सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइन का। और अब तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि यहाँ आप एलिमिनेशन लगा दोगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 कर दो। यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये चला गया, माइनस वाई माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव गॉन, y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा आपका पॉइंट 2,1, दैट्स इट। फिर बारी है C पॉइंट की। तो जल्दी से बताओ मुझे C पॉइंट किस लाइन पर है? किस लाइन पर है C पॉइंट? C पॉइंट है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इस ही लाइन को आप पकड़ लेना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसके निकाल लेना पॉइंट्स जो ग्राफ पे करते हो प्लॉट। x को ले लो 0 तो y आ रहा है 2, y को ले लो 0 तो x आ रहा है 4। जो C पॉइंट है इट इज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे है ना। तो क्योंकि x एक्सिस पे है तो डेफिनेटली y वाला पॉइंट तो 0 होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4,0, ठीक। तो हमने सबसे पहले सारे कॉर्नर पॉइंट्स को कर लिया है फाइंड। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आप बनाओगे टेबल कॉर्नर पॉइंट वाला। तो फिर आ जाओ, दिस इज कॉर्नर पॉइंट, ठीक। यहाँ पे लिख दो क्या करना है, मिनिमम। सो मिनिमम z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज? फिर से लिख देते हैं 4x प्लस वाई, ओके। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है? 0,3, फिर कौन 2,1, उसके बाद है 4,0। सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा 3, दिस विल बी 4 2 8 प्लस 1 मतलब कि 9 और ये आ रहा है 16। जल्दी से बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू तो 3 है। क्या गारंटी से कह सकते हो? क्या यहीं पे अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो? अगर ऐसा कर दिया तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। आप फुल ऑन गारंटी से नहीं कह सकते हो अभी कि ये 3 सबसे छोटा है, आप अभी नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या करने वाले हो? आपको डाउट क्या है? आपको डाउट ये है कहीं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस 3 से तो कोई छोटा पॉइंट नहीं है। तो यही डाउट है ना, इसी डाउट को बना लो इनइक्वालिटी। आप कहोगे कहीं 4x प्लस वाई से छोटी वैल्यू तो नहीं है, 4x प्लस वाई कहीं लेस देन 3 तो नहीं है किसी पॉइंट पे। तो इस डाउट को आपने लिया। अब इस डाउट के आप निकालोगे पॉइंट्स और आप करोगे प्लॉट, ठीक है। तो आ जाओ फिर यहाँ पर x ले लो, ये y ले लो, x को ले लो 0, y आ जाएगा 3, इसे इक्वेशन बना लेना। y को ले लो 0, x आ जाएगा 3/4 और अगर मैं गलत नहीं हूँ सो दिस इज 0.75। चेक करके मुझे बताओ क्या ये सही है? 3/4 डिवाइड कर लो, है ना, इतना ही आएगा। चलो सो 0.75। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब आप क्या करोगे? इसे प्लॉट करोगे। सो x 0 है, y 3 है, मतलब यही वाला पॉइंट है ना। मैं पेन को करती हूँ चेंज। सो x कितना है आपका? x है आपका 0, y है 3, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद x है आपका 0.75, तो 0.75 अब मान लो यही कहीं है, ठीक। और y क्या है? 0, तो ये बना दो डॉटेड लाइन।
ठीक, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये आपकी डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ मिल रहा है आपको इस इनइक्वालिटी की लाइन। अब आपको ये चेक करना है कि इसकी शेडिंग जो है इस ओरिजिन के पास हो रही है या ओरिजिन से दूर हो रही है। अगर इसकी शेडिंग ओरिजिन से दूर हो गई तो आप कहोगे ये इसकी कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ना फिर इधर आ जाएगा ऐसे, और अगर ये ऐसे शेड हो गया तो यहाँ तो इतने सारे पॉइंट है जो इससे कॉमन हो जाएंगे, और अगर अनबाउंडेड रीजन में कॉमन पॉइंट हो जाता है तो आप कहते हो उसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर इसकी शेडिंग यहाँ हो गई तो समस्या है, तो आंसर का, तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की शेडिंग कहाँ पर हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, फिर तो कुछ कॉमन नहीं है। आप कहोगे मैम ये 0,3 पॉइंट तो कॉमन आएगा ना, नहीं आएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि इस पे रखे कोई भी पॉइंट्स आप इंक्लूड नहीं करते हो, तो 0,3 इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो देखिए शेडिंग कहाँ होगी, तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से दूर है, किससे पूछोगे, ओरिजिन से। x एंड y की जगह 0,0 रखो, आप देख रहे हो कि 0 है 3 से छोटा। क्या ये बात सही है, ट्रू है? जी हाँ, 0 3 से छोटा होता है तो ट्रू है, तो ट्रू से होता है टुवर्ड्स, तो आप इसकी शेडिंग करोगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक। और ओरिजिनल ग्राफ की शेडिंग कहाँ है, ओरिजिनल ग्राफ की शेडिंग है यहाँ पर, इस वाले लाइन की शेडिंग यहाँ पर आई। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन एरिया, तो आप कह दोगे कि हमने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की थी बहुत मेहनत से, वही हमारा आंसर है। क्यों लिखोगे ऐसे आंसर? क्योंकि दिस इनइक्वालिटी हैज नो कॉमन पॉइंट with the given feasible region, therefore the smallest value is 3, जो कि 0,3 पॉइंट पे आपको मिल रही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये रहा फिगर 12.11, द फीजिबल रीजन ऑफ अ एलपीपी इज शोन। ये रहा फीजिबल रीजन, और खुश हो जाइए आप लोग क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिया है। वेरी गुड। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। तो देखो अब कॉर्नर पॉइंट दे दिया तो आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। तो ठीक है, कुछ करना कुछ खास है नहीं आपको इसमें। आप बनाओगे डायरेक्टली टेबल, यहाँ लिख दोगे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ लिख दोगे सबसे पहले z ही लिखो आप लोग, सिर्फ z इज इक्वल टू x प्लस 2y। ओके, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है इस फिजिबल रीजन में? P, Q, R, और इसका नाम S होगा, है ना, S, ठीक है। सो P वाला जो कॉमन पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, उसका नाम है 3/13, ठीक है, लिख लेते हैं अपन। सो दिस इज 3/13, कॉमा कौन 24/13। वैल्यू भी फाइंड कर ले क्या? चलो करेंगे, रुको पे अभी। Q कौन है? Q है आपका 3/2, 15/4, उसके बाद 7/2, 3/4, 7/2, 3/4, फिर कौन है 18/7, 2/7। सो 18/7, 2/7, ये रहे आपके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। 3/13, 24/13, 3/2, 15/4, 7/2, 3/4, 18/7, 2/7, दैट्स इट। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी कौन मुझे भी बता दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे अपन। सो दिस विल बी 3/13 प्लस 2 into 24, तो 2 4 8, 2 2 4, 13, ठीक है। 51, 51/13 कितना होता है? काइंडली डिवाइड एंड चेक करें आप इसे। दिस इज 3/2 प्लस 15/2, मैम 4 था, अरे आगे 2 भी तो लिखा है, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना 18/2 यानी कि 9। ओके, अब क्या करें? इसको सब्स्टिट्यूट करो। 7/2 प्लस 3/4, अगेन 3/2, 10/2 यानी कि 5, इसको सब्स्टिट्यूट करो। 18/7 प्लस 4/7 कितना आ रहा है? 22/7 है ना। 22/7 तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं 3.14 होता है।
51/13 को डिवाइड कर लो और जरा यहाँ पे चेक कर लो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं अपन इसको। तो ये आएगा कुछ 3.92 समथिंग। ओके, सो आप ये देख लो कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू इन्हें पूछा था। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है 9, दिस इज मैक्स, ओके, मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या है? 3.14। ये आपकी सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट सामने दिए थे, बस सब्स्टिट्यूट करना था और अपने आंसर तक पहुंचना था, बस इतना सा ही इस काम था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। यहाँ पर है फॉर्म्यूलेशन ऑफ एलपीपी। आपके सामने बहुत अच्छी खासी स्टोरी प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी बता दिया है कॉन्सेप्ट वीडियो में, है ना। तो उस ट्रिक की हेल्प से और डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करोगे ना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या बनाना है, कैसे करना है फॉर्मुलेट, कौन है एक्स कौन है वाई, सब मैं बता चुकी हूं। ओके, तो फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। A manufacturer of electronic circuit has a stock of 200 resistors, 120 transistors and 150 capacitors. ठीक है, ये सब कुछ उसके पास रखा है and is required to produce two types of circuits A and B. So manufacturer को दो तरीके के सर्किट बनाने हैं। ठीक है, type A requires 20 resistors, 10 transistors and 10 capacitors. Type B requires कुछ and कुछ resistors, transistors and capacitors. If the profit on type A circuit is ₹50 and that on type B circuit is ₹60, ये उनके प्रॉफिट भी बता दिए। ओके, फॉर्मुलेट दिस एलपीपी सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज, यानी कि कॉस्ट फंक्शन में कौन आएगा? ये 50 एंड वो 60, है ना। तो क्या करना है अपन को? यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि x कौन है, y कौन है। तो आप क्वेश्चन को देख के ही समझ चुके हो, और जो आपकी प्रॉफिट वाली लाइन होती है ना, जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन होती है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि डिसीजन वेरिएबल्स किसको लेना है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब प्रॉफिट से आपका वो बनेगा कौन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स एंड वाई होता ही है। तो प्रॉफिट किस पे है? टाइप ए पे एंड टाइप बी पे। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि लेट द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टाइप ए प्रोडक्ट बी एक्स। ठीक है, लेट एक्स यूनिट्स बी मैन्युफैक्चर्ड, है ना, लेट एक्स यूनिट्स बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ओके, ऑफ टाइप ए। तो टाइप ए वाले प्रोडक्ट्स कितने हैं? एक्स है। और ऐसे ही आप बोल दो कि लेट वाई यूनिट्स बी मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ टाइप बी। टाइप बी के प्रोडक्ट्स कितने हैं? वाई। कुछ और लैंग्वेज में भी लिख देना, बस आप और मैं इतना ही बताना चाहते हैं कि टाइप ए के एक्स बनाए हैं, टाइप बी के वाई बनाए। ठीक है, चलो, तो ये स्टेटमेंट तो अपने कंफर्म है, ये आप लिखने वाले हो कि आपका एक्स एंड वाई क्या है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी में आप बनाते हो पहले एक टेबल, और उस टेबल की मदद से अपन समझ जाते हैं कि क्या बनने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, सो यहाँ पे हमने एक्स लिया था टाइप ए को, यहाँ लिख लो आप लोग टाइप ए, यहाँ पे लिख लो टाइप बी। ठीक है, टाइप ए एंड दिस इज योर टाइप बी। ओके, अब बारी आती है कि उस मैन्युफैक्चरर के पास क्या 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 था। तो उसके पास था 200 रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर्स थे एंड कैपेसिटर्स थे। तो मैंने तीनों को लिख दिया। कितना स्टॉक है उसके पास? 200 रेजिस्टर्स है। टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं उसके पास? 200, 200। ट्रांजिस्टर्स कितने हैं? 120। उसके बाद कैपेसिटर्स 150, ये आपके कैपेसिटर्स हो गए। सो ये रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, इतना उसके पास स्टॉक में है। फिर टाइप ए जो है आपका प्रोडक्ट, उसे 20 रेजिस्टर्स चाहिए। सारी डिटेल्स फिल कर लो। टाइप ए वाले प्रोडक्ट को 20 रेजिस्टर्स, 10 ट्रांजिस्टर्स एंड 10 कैपेसिटर्स चाहिए, हमने फिल कर दिया। टाइप बी पे आ जाओ। टाइप बी को चाहिए 10 रेजिस्टर्स, 20 ट्रांजिस्टर्स एंड 30 कैपेसिटर्स। ये आपने इसको भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब सुनो,
मैम कैसे समझ में आएगा कंस्ट्रेंट क्या है? सब आ तो गया आपके सामने। टाइप ए को आपने x लिया था, टाइप बी को आपने y लिया था, और उस मैन्युफैक्चरर के पास सिर्फ 200 हैं रेजिस्टर्स, 120 है ट्रांजिस्टर्स, 150 है कैपेसिटर्स, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, है ना? तो इन प्रोडक्ट्स को जब वो बनाएगा टाइप ए एंड टाइप बी को, तो जब वो रेजिस्टर्स का यूज करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो 200 या 200 से कम ही तो यूज कर सकता है, अपने आप तो प्रकट नहीं हो जाएंगे एक्स्ट्रा रेजिस्टर, ठीक है? उसके पास 200 है तो 200 से ही उसे बात करनी होगी, या तो 200 या 200 से कम। सिमिलरली इनमें भी यही आएगा, इनमें भी यही आएगा, है ना? तो अगर वो 20 ए प्रोडक्ट को लगते हैं रेजिस्टर्स, कितने बनाने हैं उसको प्रोडक्ट ए? एक्स, तो एक्स में 20x लग जाएंगे, ठीक है? y है तो 10y हो जाएगा, इतना इतना रेजिस्टर लगेगा, लेकिन कितना भी लग जाए 200 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, राइट? तो लेस देन इक्वल टू 200। सेम कहानी गोज विद ट्रांजिस्टर एंड द कैपेसिटर। फिर भी अगर आपको कभी डाउट होता है कि मैम हम ना ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा लगाओ या ऐसा लगाओ, तो मैंने आपको एक हल्की सी हिंट भी दी थी, क्या? कि मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन में ना मोस्टली ऐसा वाला मिलेगा, ठीक? एट मोस्ट एट लीस्ट का अगर इंट्रोडक्शन कर देते हैं तो थोड़े से साइन चेंज हो जाते हैं। एट मोस्ट में भी ऐसा लगता है, एट लीस्ट में ऐसा लगता है, मिनिमाइजेशन में भी ऐसा वाला साइन लगता है, ठीक है? ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके हेल्प से आप आसानी से एकदम कंफर्म हो सकते हो कि हमने सही फॉर्मुलेट किया है, ठीक है? तो चलो, तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या बनी? कॉन्स्टेंट बनी है 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 200, क्योंकि इससे ज्यादा रेजिस्टर नहीं मिलेगा। फिर ट्रांजिस्टर वाला कांस्टेंट ले लो 10x, ठीक, प्लस 20y, राइट, 20y लेस देन इक्वल टू 120। फिर ये कौन है? 10x कैपेसिटर वाला, 30y लेस देन इक्वल टू 150। ये रहे आपके तीनों कंस्ट्रेंट, लेकिन पेपर में कैसे लिखोगे? तो पेपर में आपको ये जो टेबल है ना, ये तो आप अपने लिए बनाओगे रफ वर्क में, ठीक है? चलो, मेन जो आपको पेपर में दिखाना है वो क्या क्या लिखोगे? आप लिखोगे सबसे पहले कि x एंड y क्या है। अगर आपने ये ही नहीं बताया कि आपके डिसीजन वेरिएबल्स कौन है, किसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट x यूनिट्स बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है? प्रोडक्ट ए का ए x बनाया, प्रोडक्ट बी का हमने कितना बनाया? y बनाया, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ लिखोगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ हेडिंग लिखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? आपका ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में है मैक्सिमाइज करना। किसको कर रहे हो मैक्सिमाइज? प्रॉफिट को। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ठीक, सुनो, हर एक ए वाले प्रोडक्ट पे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, हमने तो x बनाया है, सो दिस विल बी 50x। सिमिलरली हर एक टाइप बी वाले सर्किट पे प्रॉफिट होता है 60, हर एक की कर रहे हैं बात, हमने बनाए हैं y, तो कितना प्रॉफिट? 60y। किसको मिल रहा है प्रॉफिट? एक ही तो इंसान को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर को, बीच में तो प्लस ही आना है, ठीक है? चलो, सो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर आप एक लाइन लिखोगे यहां पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स या कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसा भी बोलना चाहो, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, और उसके बाद ये 3 कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगी, है ना? क्या क्वेश्चन हो गया? क्या इतना करके आपको 5 on 5 मिल जाएगा? देखो, यहाँ तो इन लोगों ने सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, आगे बोलेंगे वो, और तब ना आप इसको याद रखना, ठीक है? आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस को वो लोग आपसे प्लॉट करवाएंगे, तो वो हम तब देखेंगे, लेकिन ये इक्वेशंस आप याद रखना, वहां पे मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगी, ओके? सो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है ये। क्या इतना लिख के आपको 3 में से 3 या 5 में से 5 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एलपीपी के हर एक क्वेश्चन में सब बदल सकता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, और उसका नाम है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो आप कहोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आप कहोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर आप खुश हो सकते हो और पूरे मार्क्स के लिए
होप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है खत्म। हमने कर लिया फॉर्मुलेट, कितना आसान था ना। ट्रिक फिर से रिवाइज कराऊं? देखो ट्रिक ऐसा, आप जब क्वेश्चंस को देखोगे ना अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन स्टिल कभी कंफ्यूजन हो जाए तो मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन में ऐसा वाला ही साइन आएगा, ठीक है। एट मोस्ट लिखा है ऐसा वाला साइन। मिनिमाइजेशन वाले केस में सिर्फ मिनिमाइजेशन वाला केस है, कहीं उस क्वेश्चन में एट मोस्ट एटलीस्ट को नहीं बुलाया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कंस्ट्रेंट फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट वाले में भी ये, ठीक है। जस्ट टू मेक यू कंफर्म मैंने ये चीज बताया। आपसे ऑब्जर्व करोगे, जब क्वेश्चंस करोगे ना आप खुद देखोगे कि हर बार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। आप एक खुद नोटिस करोगे। चलो ओके, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। हमारे पास कंसेप्ट भी है, हमारे पास ट्रिक भी है, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक स्टोरी प्रॉब्लम है। अ फर्म हैज टू ट्रांसपोर्ट 1200 पैकेजेस यूजिंग large vans which can carry 200 packages each and small vans which can take 80 packages each। तो देखो एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है, उसको क्या करना है, मान लो ये रही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को 1200 पैकेजेस को यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए उसको कुछ बड़ी वैन्स लगेंगी। अब वो कितनी है मुझे नहीं पता, ये अपन ने वैन्स के लिए वी बनाया, चलो ठीक है वैन तो नहीं बनाऊंगी मैं। कुछ उसे बिग वैन चाहिए, ठीक है, बिग वैन्स चाहिए, कुछ इस इंडस्ट्री को स्मॉल वैन्स चाहिए। ओके, अब कितनी चाहिए वही तो समस्या है। तो हमने कह दिया कि बिग वैन्स है एक्स, स्मॉल वैन्स है वाई। मैम आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन को आगे देख लो, खुद ही पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कर लो ऐसा सा कुछ है, जो लार्ज वैन्स है ना वो 200 पैकेजेस ले सकती है। अब कितनी लार्ज वैन्स है हमें पता नहीं है, मान लो एक वैन ये है, एक वैन ये, एक एक एक, ये सब आपकी लार्ज वैन्स है। हर लार्ज वैन कितना पैकेज ले जा रही है? 200 पैकेजेस ईच लिखा है ना, अपन को कोई सपना नहीं आया। सो हर लार्ज वैन 200 पैकेज ले जा सकती है और हर स्मॉल वैन 80 पैकेजेस ले जा सकती है। ये मान लो आपकी छोटी वाली वैन्स है, ओके। तो ये कितना ले जा पा रही है? 80 पैकेजेस आपकी छोटी वैन्स ले जा रही है, ठीक है। फिर द कॉस्ट फॉर एंगेजिंग ईच लार्ज वैन इज 400। अगर आप ऐसे लार्ज वैन्स को हायर करते हो तो आपको हर वैन को कितना पैसा देना है? 400 रुपए देने हैं, और स्मॉल वैन वाला आपसे 200 रुपीज लेता है, ठीक है। सो नॉट मोर देन ₹3000 इज टू बी स्पेंड ऑन दिस जॉब, ठीक है। और यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो 3000 से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती वैन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो बड़ी वैन्स है, लार्ज वैन्स है, वो 400 रुपए मांग रही है। कितनी है? एक्स। तो 400x तो बड़ी वैन्स में ही खर्चा हो गया। स्मॉल वाली वैन्स कितनी है? वाई। और कितना खर्चा लेती है एक वैन? 200। तो 200 वाई तो आपको छोटे वैन वाले, स्मॉल वैन्स जो छोटे साइज में होंगी वैन, उनको ही देना है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये भी सोच के रखा है कि हम इन लोगों को मिला के, बिग वैन्स एंड स्मॉल वैन्स दोनों को पैसा देने के बाद हम लोग इससे ज्यादा तो खर्च नहीं करने वाले। ₹3000 से ज्यादा हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। मतलब एक कंस्ट्रेंट तो आपका यही बनेगा, हाँ या ना? बनेगा कि नहीं? नॉट मोर देन 3000। हम 3000 से कम करेंगे तो खुश हैं, लेकिन 3000 से ज्यादा नहीं करेंगे। या तो 3000 या 3000 से कम का खर्चा करेंगे वैन्स को एंगेज करने में, ठीक है। सो नॉट मोर देन। आई होप ये साइन क्लियर है, ठीक। चलो फिर एंड द नंबर ऑफ लार्ज वैन्स, एक और कहानी। एंड द नंबर ऑफ लार्ज वैन्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्मॉल वैन्स। और एक और इनने शर्त रख दिया है, एक और रेस्ट्रिक्शन आपके सामने है कि जो बड़ी वाली वैन्स है ना वो छोटे वैन्स के काउंटिंग में तो कम है, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड, उन्होंने बोल दिया कि आप अगर बड़ी वैन्स को 2 रखते हो तो छोटी वैन्स उससे ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो बिग वैन्स हैं या लार्ज वैन्स हैं उनको 100 हायर कर लिया है और छोटी वैन्स को 50 किया। दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने खुद कहा है नंबर ऑफ लार्ज वैन्स, तो आपके लार्ज वैन्स को आपने किससे डिनोट किया है? एक्स से, ठीक है। कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्मॉल वैन्स
स्मॉल वेन्स को आपने किससे डिनोट किया है, y को। x क्या है, नंबर ऑफ लार्ज वेन्स, y क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स। इनने क्या बोला कि लार्ज वेन्स तो कम ही है स्मॉल वेन्स से, कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ लार्ज स्मॉल वेन्स। लार्ज वेन्स क्या है, कम है नंबर में, कम है संख्या में एज कंपेयर टू योर स्मॉल वेन्स। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रही है कि नंबर ऑफ लार्ज वेन्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स, मतलब स्मॉल वेन्स ज्यादा हैं, लार्ज वेन्स कम है, मतलब एक कंस्ट्रेंट आपके सामने ये है। क्या इसको सोचने में कोई समस्या, क्लियर हो गया क्या ये चीज, ठीक है। चलो फिर बात करो मैम कि करना क्या था क्वेश्चन में, हमें तो फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ एलपीपी गिवन दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है अपने कॉस्ट को, ठीक है, कॉस्ट आपको मिनिमाइज करना है। देखो ये जो साइंस है ना, आप डायरेक्टली रीड करके समझ रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था वो हर जगह ऐसा हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको वो ट्रिक मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस्ट मिनिमाइज करना है, आप फालतू में बड़ा साइन थोड़ी बनाओगे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही तो बनाओगे, ठीक है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 3000 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू y। कॉस्ट को करना है मिनिमाइज, ओके। तो हमने ये पूरी कहानी बना ली, एक एक चीज हम समझ गए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे टर्म्स भी थे, कैन नॉट एक्सीड, नॉट मोर देन, नेगेटिव में था। अब समझने के ना अपने तरीके होते हैं। आप यहाँ पे अगर लिख देते ना मोर देन, तो यहाँ पे साइन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाता, तो क्वेश्चन मिनिमाइज का आपको लगता कि हाँ। फिर क्या लिखा होता ना एक्सीड, कैन एक्सीड, पॉजिटिव वे में बोला होता, तो फिर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बनाते। लेकिन जब वहां नेगेटिव हो गया तो साइन भी तो बदल जाएंगे, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। आई होप मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ मैंने आपको क्या कहा कि अगर सिर्फ मोर देन लिखा होता, नॉट नहीं लिखा होता, नेगेटिव टर्म यूज नहीं हुआ होता, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बनाते। वहां पे कैन नॉट एक्सीड लिखा है, कैन एक्सीड लिखा होता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बनाते, लेकिन वहां पे नेगेटिव कर दिया स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दिया। जैसे आप इनइक्वालिटी में से पढ़ते हो ना कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं, तो वैसा ही आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का था तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का आ रहा है, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे हो गया नेगेटिव, नॉट, ठीक है। तो ये चीजें आपकी समझने की हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो दो कंस्ट्रेंट बन गए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन को रीड करो, अपने आप डिकोड करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये काम आप कर लोगे, ठीक है। चलो फिर क्या करना है अपन को कॉस्ट को करना है मैक्सिमाइज। ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना। तो पहले तो बोल दो आप यहाँ पे कि लेट x बी द number of large vans लिया ना अपन ने, okay, so let x be the number of large vans and y be the number of small vans, ठीक है, ओके, ठीक। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आप लोगों का, यहाँ पे लिखोगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, यहाँ पे नीचे लिख लेना आप लोग, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट कैसी थी कि स्मॉल वेन्स बड़ी वेन्स को लेते हो तो 400 रुपए पर वैन देना है, और छोटी वेन्स लेते हो तो 200 रुपए पर वैन लेना है। तो मतलब 400x प्लस 200y, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। रेस्ट्रिक्शंस ये रही आपके सामने, क्या ये दो ही रेस्ट्रिक्शंस है? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, क्या दो ही रेस्ट्रिक्शंस है? पहला तो कॉस्ट वाला रेस्ट्रिक्शन हो गया कि 400x प्लस 200y, 3000 से ज्यादा रुपए नहीं देना है। फिर दूसरा, जो बड़ी वैन्स है वो कम है छोटी वैन्स से नंबर में। फिर यहां पे लिखा है क्या कि जो बड़ी वाली वैन्स है वो 200 पैकेजेस ले जाती है हर वैन, और आपके पास x है तो हर बड़ी वाली वैन विल टेक 200 पैकेजेस एंड ऑल द छोटी वाली वैन्स विल टेक कितना पैकेजेस? 80, सो 80y, ठीक है। लेकिन कितना ट्रांसपोर्ट करना है? फर्म हैज टू ट्रांसपोर्ट 1200 पैकेजेस।
तो यहाँ पे 1200 पैकेजेस का साइन कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है कि फर्म एट मोस्ट इतना ले जा सकता है, नहीं है रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो फर्म तो यही चाहेगा ना कि इससे ज्यादा पैकेज भी ले जाए, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, मैंने कहा था ऐसा आएगा, लेकिन स्टेटमेंट भी देख लो, कहीं स्टेटमेंट को नेगेटिव तो नहीं कर दिया, ठीक है, नॉट वर्ड यूज करके, तो नहीं किया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, ठीक है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे आप ऊपर कौन सी लाइन लिखोगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी आखिरी में आएगा क्या, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अब होता है आपका ये क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा और आपको फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा उस चीज को समझ गए हैं तो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप लोग। A company manufacture two types of screws A and B. All the screws have to pass through a threading machine and slotting machine. A box of type A screws requires 2 minutes on the threading machine and 3 minutes on the slotting machine. A box of type B screws require 8 minutes of threading on the threading machine and 2 minutes on the slotting machine. In a week, each machine is available for 60 hours. On selling these screws, the company get a profit of rupees 100 per box on type A and 170 per box on type B. Formulate this LPP and so that कि आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर सको, मैक्सिमाइज कर सको प्रॉफिट को। ये थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी थी, क्वेश्चन को डिकोड करना है अपन को। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास है, कैसे करते हैं, तो चलो फिर आ जाओ सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो, कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है दो तरीके के स्क्रूज A एंड B। तो आप लिख दो टाइप A और ये टाइप B, ठीक है। ऑल द स्क्रूज पास थ्रू अ थ्रेडिंग मशीन एंड स्लॉटिंग मशीन। एक तो थ्रेडिंग मशीन से पास होते हैं ये, ओके, और एक कोई स्लॉटिंग मशीन होती होगी उससे पास होते हैं, ओके। A box of type A requires 2 minutes on threading. ये टाइप A वाले जो स्क्रूज हैं उसे 2 मिनट लगते हैं थ्रेडिंग में और 3 मिनट्स लगते हैं स्लॉटिंग में। सिमिलरली जो आपके टाइप B के हैं उन्हें लगते हैं 8 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग, ठीक है, एंड 2 मिनट्स ऑन स्लॉटिंग। मिनट है, कहीं मुझे आवर्स दिखा था, हाँ। फिर आगे देखो, इन अ वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। सिर्फ 60 आवर्स के लिए ही आपको थ्रेडिंग वाली मशीन और स्लॉटिंग वाली मशीन मिलेगी पर वीक, ठीक है। 60 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, ओनली 60 आवर्स। सो लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60 लिखोगे आप, है ना। आपको जो भी काम करना है, हम आपको टोटल एक हफ्ते में उस मशीन की अवेलेबिलिटी बता रहे हैं कि 60 आवर्स के लिए आपको वो मशीन मिलेगी। अब बात आती है, हमने तो मैथ्स बचपन से पढ़ा है, हम जानते हैं किसी भी दो चीज़ को अगर आप कैसे भी करके इक्वेट करना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये जो है मिनट है, ये आवर्स में है ना। ये जो 2 मिनट था, ये 3 मिनट, ये 8 मिनट, ये 2 मिनट था, तो इधर मिनट लिखा है, यहाँ पे आवर्स लिखा है, तो इस आवर्स को आप मिनट में चेंज कर लोगे। आप जानते हो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 आवर्स में कितना, 60 इंटू 60 मिनट्स, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आप 60 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये कुछ आएगा आपके सामने 6 6 36 3600, है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर है, इसको अपन ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अभी फिलहाल, ओके। तो आपने लिख दिया कि जो मशीन की अवेलेबिलिटी है हर वीक के अकॉर्डिंग वो 60 आवर्स है। 1 hour is equal to 60 minutes, so 60 hours will be how many minutes into 60 कर लो, ठीक है। चलो फिर on selling these screws the company gets a profit। जब A टाइप के स्क्रूज को वो सेल करते हैं तो 100 रुपए मिलते हैं पर बॉक्स, ठीक है। कितने बॉक्स होंगे, X बॉक्स होंगे A टाइप के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डिसीजन वेरिएबल हमारे क्या होने वाले हैं। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ के आप ये डिकोड करते हो कि आपका डिसीजन क्या होने वाला है। इसमें प्रॉफिट किस पे मिल रहा है,
टाइप ए वालों पे एंड टाइप बी वालों पे। तो जो टाइप ए वाला आपका प्रोडक्ट है हम उसको x ले लेंगे एंड टाइप बी वाले प्रोडक्ट को हम y ले लेंगे। ओके, सो ये काम हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब आप लिखोगे आपका एम क्या है, मैक्सिमाइज करना। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमाइज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा वाला साइन मिलेगा अगर स्टेटमेंट इसमें कुछ और ज्यादा बदलाव नहीं है, कहीं नेगेटिव टर्म यूज नहीं किया या फिर कहीं एटमोस्ट या एटलीस्ट नहीं आया हो तो, ठीक है। चलो, सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप लोग, मैक्स z विल बी इक्वल टू 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है हर डब्बे ऑफ टाइप ए पे। सो दिस विल बी 100x, है ना, एंड जो 170 रुपीज का प्रॉफिट होता है ऑन ईच बॉक्स ऑफ टाइप बी। तो ये आपका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन वाला जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो भी प्रिपेयर हो चुका है और हमने बातों ही बातों में अपने कंस्ट्रेंट्स बना लिए। कहाँ बनाए, देखो ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। x एंड y टाइप के x एंड y यूनिट्स बना रहे हो ऑफ टाइप a एंड टाइप b, ठीक है। तो थ्रेडिंग के लिए x बनाया है आपने टाइप ए के जो स्क्रूज हैं वो आपने कितने बनाए हैं, x बनाए हैं। तो मशीन थ्रेडिंग वाले के लिए कितना चाहिए, 2 मिनट्स, तो 2x। यहाँ पे कितना, 8y, लेकिन थ्रेडिंग मशीन कब तक है आप लोगों के पास, 3600 मिनट, ठीक है। इसको ले लो स्लॉटिंग वाली मशीन को, तो यहाँ पर है 3x, ठीक है, प्लस 2y, ओके, लेस देन इक्वल टू 3600। ये बन गया आपका फॉर्मूलेशन ऑफ द गिवन एलपीपी। लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, जैसे कि आप स्टेटमेंट में लिखोगे लेट x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ठीक है। चलो लिख देते हैं अपन, आ जाओ आप। सबसे पहले आप लिखोगे लेट x बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, और जो भी प्रोडक्ट था आपका क्या था, ठीक है, एंड लेट y बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप b, ठीक। फिर आप लिखोगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज करना, ठीक है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू लिखोगे आप कि जो आपके टाइप ए है, जो आपने x बनाए हैं उस पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, और जो आपने टाइप बी के प्रोडक्ट्स हैं जो y बनाए हैं उस पे आपको 170 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर लिखोगे सब्जेक्ट टू, पूरा लिखोगे आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स क्या है आप लोगों के पास, 2x, चेक करो जल्दी से, 2x प्लस 8y, 2x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 3600। कॉमन लेना है तो ले लो, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 2 1 2 8 0 0, ठीक है। ये आपका पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, 3x प्लस नो, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था आप लोगों का, ये रहा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3600। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3600, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता। तो ये रहा आपका दूसरा कंस्ट्रेंट, ठीक है। खत्म हुआ क्या, नहीं, आपको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लिखना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा फॉर्मेट, और यहाँ पे होता है ये वाला क्वेश्चन पूरा खत्म, ठीक है। चलो, और कुछ है क्या इसमें, बस इतना ही था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्वेटर्स, टाइप ए एंड टाइप बी के 2 तरीके के स्वेटर बनाया है कंपनी ने। इट कॉस्ट ₹360 टू मेक टाइप ए स्वेटर। टाइप ए वाले स्वेटर में आपको 360 रुपीज देना होता है, एंड 120 टाइप बी वाले स्वेटर को बनाने में आपका खर्चा आता है। द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट, ठीक, वर्ड पकड़ लो, कंपनी कैन मेक at most 300 sweaters and spend at most 72,000 a day, ठीक है। तो कितने स्वेटर्स बना सकती है कंपनी, 300 से कम या 300 एट मोस्ट,
एट मोस्ट 300 का मतलब है या तो 300 या 300 से कम। और कंपनी कितना खर्चा कर सकती है एक दिन में? 72,000 एट मोस्ट, या तो वो 72,000 रुपीज खर्च करेगी या उससे कम करेगी। ओके, द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी कैन नॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए बाय मोर देन 100। ओके, the company makes a profit of rupees 200 for each sweater of type A and rupees 120 for every sweater of type B। आपको क्या करना है? आपको LPP फॉर्मुलेट करना है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट टू द कंपनी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दो टाइप के स्वेटर्स हैं A एंड B। तो आप कह दो यहाँ पे क्या कि लेट X बी द नंबर ऑफ टाइप A sweaters which company manufacture। ठीक है, let Y be the number of टाइप B sweaters। टाइप A sweaters कितने थे? X, और टाइप B sweaters कितने थे? Y। ठीक है, ये कंपनी ने बनाया। मान लो कि X बना रही है टाइप A के स्वेटर्स, ठीक है, और Y बना रही है टाइप B के स्वेटर्स। फिर क्या किया यहाँ पे इन लोगों ने कि इट कॉस्ट रुपीज 360 टू मेक अ टाइप ए स्वेटर। तो 360 रुपीज लगते हैं टाइप ए के स्वेटर को बनाने में, और आपने तो एक्स बनाए हैं टाइप ए के स्वेटर्स, तो कितना खर्चा? 360 इंटू एक्स प्लस रुपीज 120 टू मेक अ टाइप बी स्वेटर। 120 रुपए लगते हैं टाइप बी स्वेटर बनाने में, और आपने वाई टाइप बी के स्वेटर बनाए हैं, मतलब 120 वाई। ओके, फिर द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर्स। कंपनी कितने बना सकती है? एट मोस्ट 300 स्वेटर्स बना सकती है। ठीक है, एट मोस्ट, लेस देन इक्वल टू ए टाइप के 360, वाई टाइप के नहीं, यहाँ पे सुनो, गलती हो गई। यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्वेटर्स है और ये कॉस्ट थी। कितना खर्चा कर सकती है कंपनी? 72,000। ये बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपने देखा कि दिस इज द कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्वेटर्स कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट ही तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक स्वेटर बनाने पे एक के आपको 360 रुपीज देना पड़ता है। आपका इतना खर्चा होता है। आपने कितने बनाए हैं? एक्स बनाए। टोटल खर्चा कितना? 360 एक्स। टाइप वाई के स्वेटर जो टाइप बी है, उसका एक स्वेटर बनाने पे आपको 120 रुपए देना पड़ता है, लेकिन आपने टाइप बी के वाई स्वेटर्स बनाए हैं तो 120 वाई इंटू आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, 120 इंटू वाई रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो लेकिन ये दोनों एक ही कंपनी ने बनाए हैं, तो दोनों का जो ओवरऑल कॉस्ट है स्वेटर्स बनाने का, कंपनी इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती। 72,000 एंड दैट्स इट। ओके, उससे ज्यादा नहीं, तो एट मोस्ट, इसलिए ये साइन आ गया। तो ये आपका पहला कंस्ट्रेंट हो गया। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? द कंपनी कैन मेक एट मोस्ट 300 स्वेटर्स। जो कंपनी है टाइप ए के एक्स बना रही है, टाइप बी के वाई बना रही है, लेकिन टोटल वो 300 से ज्यादा नहीं बनाएगी। उसने ये अपना टारगेट रखा है कि मैं टाइप ए के स्वेटर्स एक्स बनाऊंगी, टाइप बी के वाई बनाऊंगी, लेकिन जो टोटल मेरा ओवरऑल नंबर ऑफ स्वेटर्स होगा वो सिर्फ 300 या 300 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया। फिर क्या है आगे? फिर देखो, हाँ, एक और बात, द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी। टाइप बी कितने हैं आपके? वाई। ओके, द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी, आपने नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी कितना लिया है? वाई। फिर आगे पढ़ो, कैन नॉट एक्सीड, तो कैन नॉट एक्सीड ऐसा आएगा। ठीक है, कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए, ये रहा टाइप ए, बाय मोर देन 100। इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब अगर x प्लस 100 आपके यहाँ पे पोर्शन है, तो जो नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने ऐसा लिखा इसे, राइट, कि नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए बाय मोर देन 100। ठीक, इससे तो ये कम ही रहेगा टाइप बी का। तो इस x को यहाँ पे लेके आ जाओ, सो y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, राइट। फिर आप कहोगे क्या? कॉस्ट आपको करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट।
ओके फिर देखो कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹200 फॉर ईच स्वेटर ऑफ टाइप ए। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका यहाँ पर आएगा, मैक्सिमाइज करना है तो आप लिखोगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ठीक है, ₹200 मिलता है टाइप ए स्वेटर के, आपने तो x बनाए हैं तो हर स्वेटर पे कितना मिल जाएगा 200x रुपीज। टाइप बी पे कितना प्रॉफिट है 120, तो आपने तो y बनाए हैं सो 120y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। x एंड y क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है आप लोगों के पास, देखो 360x प्लस 120y, 360x प्लस 120y लेस देन इक्वल टू 72,000, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्वेटर्स आपको 300 से ज्यादा नहीं बनाना, ये दूसरा कंस्ट्रेंट। जो y वाले हैं वो x को 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहे, ये तीसरा कांस्टेंट। और लास्ट में आता है आप लोगों का नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और यहाँ पे चलो ये भी लिख देती हूँ कि लेट x बी द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप ए एंड लेट y बी द नंबर ऑफ स्वेटर्स ऑफ टाइप बी। और ये रहा आपका क्वेश्चन पूरा। ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ही हैज टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन द पेट्रोल। अच्छा, if he rides it at a faster speed of 80 km per hour, then the petrol cost increases to ₹3 per kilometer। मतलब पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार मतलब कुछ डिस्टेंस जो है ना, सपोज कि x डिस्टेंस है, अब सपोज यहाँ पे आप सपोज करो कि ये कोई रूट है, उस मोटरसाइकिल वाले को ट्रैवल करना है, ओके। सो अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ₹2 पर किलोमीटर का उसका खर्चा आता है पेट्रोल पे। तो मान लो कि उसने x डिस्टेंस जो है राइट वो ट्रैवल किया है, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और इस x डिस्टेंस में उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, और उसको कितना स्पेंड करना पड़ता है पेट्रोल में, ही हैज टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर। तो x किलोमीटर चला है तो पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा उसका यहाँ पे 2x, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए ₹2 लग रहा है, उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका जो पेट्रोल का कॉस्ट आएगा इतने रूट में दैट विल बी 2x, ठीक है। आने दो। If he rides it at a faster speed of 80 km per hour, the petrol cost increases to ₹3 per kilometer। अब क्या हो रहा है कि अब उसने कुछ और स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो उसकी स्पीड है अभी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड में ट्रैवल किया, मान लो उसने y डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे उसे कितना पेट्रोल कॉस्ट आ रहा है ₹3 पर किलोमीटर, कितना चला है वो y, तो यहाँ पे वो 3y रुपीस देगा पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, अच्छा आगे भी सुन लो, he has at most ₹120 to spend on the petrol। देखो ये जो ऊपर लिखा है वो पेट्रोल का कॉस्ट लिखा है मैंने, जब x चल रहा था डिस्टेंस इतनी स्पीड से तो 2x रुपीस का खर्चा पेट्रोल का आ रहा था, और जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, y डिस्टेंस चला तो 3y रुपीस का खर्चा आ रहा है, और टोटल वो कितना खर्चा कर सकता है पेट्रोल पे, एटमोस्ट का मतलब ऐसा 120 रुपए। तो उसके पास एटमोस्ट, तो एटमोस्ट कितना था वो आप लोगों का, एटमोस्ट है 120, मतलब इतने ही रुपए हैं उसके पास पेट्रोल में, इतना ही खर्चा कर सकता है वो। सो एंड 1 आवर्स टाइम, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसके पास जो टाइम है वो भी एटमोस्ट 1 आवर है। तो टाइम कहाँ से आ गया, आप सोचोगे मैम टाइम की तो कहीं बात ही नहीं की थी। तो ठीक है, आप लोग एक रिलेशन जानते हो, क्या जानते हो आप लोग कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पहले है x किलोमीटर, स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज डिस्टेंस, ये रही स्पीड, तो टाइम आ जाएगा, दुख थोड़ी है आप लोगों को। तो डिस्टेंस है x, स्पीड है आपकी 50, ठीक है, तो ये टाइम आ गया। यहाँ पे कितना आएगा टाइम, डिस्टेंस है y, स्पीड है 80,
तो यहाँ पे भी आपको टाइम मिल गया। अब टोटल टाइम कितना है, एटमोस्ट जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम है। तो बस ऐसे ही हमने क्या किया, अपने कंस्ट्रेंट्स को भी बना लिया। देख लो आप लोग अच्छे से, पहला कंस्ट्रेंट है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 120, दूसरा है x/50 + y/80 लेस देन इक्वल टू 1 आवर। फिर क्या करना है, he wishes to find the maximum distance, तो maximum distance find करना है that he can travel। इसको आप as a linear programming problem express करो, मतलब formulate करना है। तो आप पता है इसमें क्या क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे कि let x distance be traveled at a speed of 50 km/h and let y distance be traveled at a speed of 80 km/h। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करना किसको, डिस्टेंस को। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा मैक्सिमम z। अब डिस्टेंस क्या था, एक था x एक था y, है ना। देख लो आप लोग, एक डिस्टेंस आपने x लिया था, एक डिस्टेंस y लिया था, ऐसे ये x था फिर ये y था, है ना, फिर उसके अलग अलग स्पीड से आपने ट्रैवल किया था। सो मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस टोटल कितना है, x + y। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो x + y आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स को देख लो आप लोग। पहला कंस्ट्रेंट है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 120। सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 120। और दूसरा था टाइम वाला कंस्ट्रेंट 1 आवर का, कैसा था कि x डिस्टेंस 50 स्पीड, y डिस्टेंस 80 स्पीड। तो ये आपका टाइम वाला कंस्ट्रेंट भी आ गया। एंड आपका आखिरी में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सो फाइनली आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई परेशानी है क्या, देखो सुनो, क्वेश्चन ने कहा था मैक्सिमाइज करिए डिस्टेंस को, तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव होगा वो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना होगा। डिस्टेंस कितना चला है आपने, x एंड y, तो इसको मैक्सिमाइज करोगे तो mx/z मतलब मैक्स z इज इक्वल टू x + y, ठीक है। और एक आपकी कॉस्ट वाली कंस्ट्रेंट थी, एक आपकी टाइम वाली कंस्ट्रेंट थी, और एक तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन आता ही है। दैट्स इट, ओके। चल सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो यहाँ पे खत्म हो गया आप लोगों का 15 क्वेश्चन, और इसके साथ आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे फॉर्मुलेशन वाले एंड फीजिबल रीजन आपके सामने हैं। आप मैक्सिमम या मिनिमम बता दो, राइट। तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, ओके। सो टिल देन स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग, जितना मैंने पढ़ाया उसको आप प्रैक्टिस करो। एंड आप जानते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। ऐसा करने पे कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आप यहाँ देखोगे क्लास 12 से लेके केजी तक वैरायटी ऑफ क्लासेस, वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स, सब कुछ आपके लिए एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी क्लास को गो थ्रू करना चाहते हो आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है। सपोज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 का कोई भी कोर्स देखना चाहते हो, यहाँ क्लिक करने पे आपके पास एग्जाम्पलर का जितना भी पेज है वो सब ओपन हो जाएगा। उसमें से आप अगर मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 को वॉच नाउ करना चाहते हैं सो यहाँ आप क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं उसका कॉन्सेप्ट वीडियो हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हो जस्ट आपको उसकी लिंक पे करना है क्लिक और फिर आप तैयार हो पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। एंड आखिरी में मैं आपसे कहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।